दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेसिफिक स्टडी एरिया में। और आज हम जिस चीज़ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो भूगोल का हर एक कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें चक्रवातों के बारे में तो वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सुनामी के बारे में आपने सुना होगा, वो भी महत्वपूर्ण है। सुनामी के साथ साथ पर्वत पठार मैदान महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इसी के साथ हमारा एक और महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, वो है जलवायु। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में जलवायु बात करने जा रहे हैं वह जलवायु है। तो जलवायु हमारे जीवन को प्रभावित कर देता है। जलवायु के अंतर्गत ही हमारा मौसम आता है और मौसम का ही एक औसत रूप, कई वर्षों का औसत रूप हमारा जलवायु हो जाता है। तो हम इनकी थोड़ी डेफिनेशन, इनकी अवधारणाओं के बारे में, इनकी मौलिक कल्पनाओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जलवायु के बाद वनस्पति के बारे में जानेंगे और वन्यजीव के बारे में जानेंगे। वनस्पति और वन्यजीव भी हमारे लिए जलवायु के जितना ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले ये क्लास 6 और चैप्टर 8 है, जो आप इस वीडियो के रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। और चैप्टर का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। अभी हम इस चैप्टर के हिसाब से ही इस वीडियो में कवर करेंगे और आगे की वीडियो में इसका हम कुछ बेसिक और एडवांस भी आपके लिए समझा देंगे। तो सबसे पहले बात आती है मौसम। तो मौसम है क्या? मौसम मौसम की डेफिनेशन क्या है? तो मौसम की डेफिनेशन हो जाती है दिन प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन। दिन प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन। अब वायुमंडल में तो बहुत से परिवर्तन हैं, तो उन परिवर्तन में कुछ मुख्य परिवर्तन में हम जान लेते हैं, जैसे कि ताप है, वर्षा है, और इसमें एवं क्या, सूर्य का विकिरण। सूर्य का विकिरण से तात्पर्य यहाँ ये हो जाता है कि सूर्य की जो ऊष्मा यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, सूर्य का विकिरण बोल देते हैं। तो मौसम की परिभाषा क्या हो गई? दिन प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन, जिसमें हमारा ताप, वर्षा एवं सूर्य का विकिरण शामिल है। क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। मौसम के बाद बात करते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु को समझना अब आसान हो गया है, तो जलवायु को मैं आपके लिए परिभाषा ऐसे ही बता दूं। जलवायु क्या है? 20-25 वर्षों का मौसम का औसत दशा या मौसम का औसत माप। समझ में आ रहा होगा? मौसम का 20-25 वर्षों का औसत माप क्या हो जाता है? जलवायु हो जाता है। कैसे कि मान लीजिए कि नवंबर से दिसंबर के बीच में इतने डिग्री सेल्सियस से इस क्षेत्र का तापमान आगे नहीं जाता है। और इसी तरीके से अगर 20-25 वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा कि मान लीजिए उत्तर भारत का तापमान ठंडों के नवंबर और दिसंबर के में 25 डिग्री से ऊपर नहीं जाता या 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, तो हम क्या बोल देंगे कि जो उत्तर भारत की जलवायु है वो 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाती है, मतलब यानी कि ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो क्या, शीत ऋतु हो जाती है। तो जलवायु क्या हो जाता है? मौसम की 20-25 वर्षों की औसत दशा क्या हो जाती है? हमारी जलवायु हो जाती है। अब प्रमुख मौसम के बारे में जान लें। प्रमुख मौसम के बारे में सबसे पहले शीत ऋतु। शीत ऋतु के बाद शरद ऋतु, नहीं, शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु। क्रम बाय क्रम से लिख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु। तो शीत ऋतु हमारी कहाँ, कब से कब तक होती है? दिसंबर से लेके फरवरी तक हमारी शीत ऋतु हो जाती है। और ग्रीष्म ऋतु हो जाती है मार्च से लेके मई तक हमारी ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। और वर्षा ऋतु हो जाती है जून से लेके
सितंबर तक, सितंबर तक। और शरद ऋतु हो जाती है हमारी अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, नवंबर तक, ठीक है। अब शीत ऋतु दिसंबर से लेकर फरवरी तक। शीत ऋतु में हमारा क्या रहता है, औसत तापमान नीचे रहता है, उत्तर भारत में ज़्यादा ठंड पड़ती है और दक्षिण भारत में भी कई हिस्सों में ठंड पड़ जाती है। और जो समुद्र के पास वाले एरिया हैं जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, उसमें ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ग्रीष्म ऋतु हमारा हो गया मार्च से मई तक, जिसमें उत्तर भारत में भी अच्छी खासी सर्दी मतलब गर्मियाँ पड़ जाती हैं, सॉरी सर्दी नहीं गर्मी। वर्षा ऋतु में वर्षा होती है जो कि मानसून पवनों से होती है, जिसमें दो हमारी शाखा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जो एक दक्षिण पश्चिमी पवनों द्वारा जो शाखा आती है और एक अरब दक्षिण पश्चिमी द्वारा जो शाखा आती है वो। और ये जो शाखाएँ आती हैं कहाँ से आती हैं, एक अरब सागर से और एक बंगाल की खाड़ी से, जो कि पहाड़ों से टकराकर क्षेत्रों में, भारत के जो क्षेत्र हैं अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा कर देती हैं। इसके बाद शरद ऋतु आता है, ये मानसून के लौटने का समय रहता है। मानसून के लौटने का समय अक्टूबर नवंबर है, लेकिन मानसून के लौटते समय भी भारत के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है, जैसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मानसून के लौटते समय अक्टूबर और नवंबर में वर्षा हो जाती है। अब इसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मैं बता दूं। प्रभावित करने वाले कारकों में एक तो समुद्र से दूरी कितनी है, उसकी उच्चावच या ऊंचाई कितनी है, और ये सब चीज़ें इसमें मानसून या जलवायु को प्रभावित कर देती हैं। जैसे समुद्र से दूरी में अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए आपने ध्यान दिया होगा कि कोलकाता और मुंबई का तापमान समताप रहता है, मतलब उसमें ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठंडी के दिनों में जहाँ जम्मू कश्मीर का तापमान माइनस में चला जाता है, वहीं उसका मुंबई का तापमान औसत रूप से रहता है। इसी तरीके से गर्मियों के तापमान में जब मरुस्थलीय इलाके यानी राजस्थान के जो जैसलमेर और बाड़मेर में 40 डिग्री 50 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है, तब भी मुंबई का या जो कोलकाता जो समुद्र के पास जो शहर है उनका तापमान औसत रहता है। तो ये हमारे तापमान को प्रभावित कर देते हैं। प्रभावित करने वाले कारकों में एक हम अक्षांश को भी जोड़ सकते हैं। अक्षांशों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसके लिए देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में दे दी है। जलवायु के बारे में हमने अभी कुछ केवल बेसिक ही जाना, एडवांस में हम आने वाले चैप्टरों में या आने वाले लेक्चरों में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारी वनस्पति हो जाती है। तो वनस्पति क्या है, वनस्पति क्या है, वनस्पति वनस्पति तो वनस्पति है, वनस्पति की परिभाषा में बता देता हूँ। जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के, जैसे मान लो छोटे पौधे हैं बड़े पौधे हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, वनस्पति में शामिल हो जाते हैं। तो जिनका जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगते हैं वो हमारी वनस्पति हो जाते हैं। हम मानव वनस्पति के उगाने में तो कोई योगदान नहीं दे सकते, लेकिन हम उनके काटने में या उनको नष्ट करने में योगदान अपना काफ़ी हद तक दे देते हैं। तो वनस्पति हमारा क्या हो गया, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगते हैं, तो वो हमारी वनस्पति हो जाते हैं। वनस्पति के महत्व के बारे में जान लेते हैं। वनस्पति का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है, हमें इसके महत्व को समझना चाहिए और वनों को नष्ट होने से बचाना चाहिए। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है वृक्षों का, वो महत्व हो जाता है कि ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। दूसरा, ये हमारे लिए ईंधन भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं वनों का हम। और तीसरा, इसका उपयोग जो हो जाता है वो औषधि के रूप में भी हो जाता है। फिलहाल आज के समय में ज़्यादा मेडिकल का विकास हो गया, इसलिए हमने औषधि जो वनस्पति से औषधि बनती थी उनको नकार दिया है, लेकिन काफ़ी हद तक पहले के ज़माने में वनस्पतियों से औषधि बनाई जाती थी। वनस्पति के महत्व के बाद संरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे इसके लिए संरक्षण की आवश्यकता है और इसमें हम भी अपना योगदान देना चाहिए। जैसे कि हमें वृक्ष लगाना चाहिए और जो वृक्ष कट रहे हैं उनको कटने से बचाना चाहिए। तो इस प्रकार हम वनस्पति के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। वनस्पतियों में हमारी कई प्रकार की वनस्पति शामिल हो जाती हैं। वनस्पतियों में हमारी छोटी वनस्पति यानी जो झाड़ हैं वो भी शामिल हो जाती हैं, झाड़ियाँ हैं, और कुछ बड़ी वनस्पति मतलब बड़े पेड़ पौधे जैसे कि नीम है, और नीम के बाद हमारा आम है, और इस प्रकार की कई वनस्पति, अनगिनत प्रकार के वनस्पति भारत में पाए जाते हैं। अब वनस्पति के बारे में बात करने के बाद जो
तीसरा टॉपिक और जो इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है वो है वन्यजीव। तो वन्यजीव क्या है? वन्यजीव जो वनों में जीव पाए जाते हैं, वनों में पाए जाने वाले जीव हमारे वन्यजीव हो जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव के बारे में मैं बता दूं और उनका स्थान भी बता दूं, जैसे कि एक सींग वाला गैंडा और हाथी असम में हो जाता है। एक सींग वाला गैंडा और हाथी क्या हो जाता है? असम में हो जाता है। तो और हाथी असम के अलावा भी हमारे केरल और कर्नाटक में हो जाते हैं। केरल और कर्नाटक में हो जाते हैं। हाथी के बाद हम एशियाई शेर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशियाई शेर ये पाए जाते हैं गिरबन गुजरात में। गुजरात में वैसे बहुत ही कम अभ्यारण्य या वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन फिर भी गिरबन इनमें महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। और एशियाई शेर के अलावा जो और से जीव जंतु हैं वो भी पाए जाते हैं, जैसे कि मरुस्थलीय इलाकों में आपने ज़्यादातर देखा होगा राजस्थान साइड, विशेषकर जो मरुस्थलीय इलाके हैं वहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं। और ऊँट बहुत ही समझदार होते हैं, जब कभी तो इंसान से भी ज़्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि ये पानी की पहचान अच्छी तरीके से कर लेते हैं, जैसे कि बिसलरी। और इसके बाद कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। भारत में कई प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान हैं। हाथी, गैंडा और एशियाई शेर के बारे में बात करने के बाद कुछ जीव जंतु जैसे कि स्तनधारी भी होते हैं, और जो उड़ने वाले भी पक्षी होते हैं। मतलब भारत में हर प्रकार के जीव ज़्यादातर पाए जाते हैं। कोबरा सांप भी होते हैं, और इसके अलावा कोबरा के अलावा अगर और जीव जंतुओं में देखा जाए तो सांप भी कई प्रकार के हो जाते हैं। और जीव जंतुओं में सबसे महत्वपूर्ण हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसके संरक्षण के लिए भारत सरकार नए नए नियम लागू करती रहती है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर हो जाता है। इन वन्य जीव के लिए संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे लिए भी पृथ्वी पर रहने का अधिकार है, उसी प्रकार जीव जंतुओं के लिए रहने का अधिकार है। लेकिन हमारे लालच ने जीव जंतुओं के साथ साथ वनस्पतियों को दिन ब दिन विकास की आड़ में ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे रुकने की आवश्यकता है और हमें अपना योगदान देना चाहिए। वन्य जीवों को रोकने के लिए सबसे पहले इनके शिकार से बचाना चाहिए, और जो इनकी हड्डियाँ या फिर जो जैसे मान लो हाथी के दांत बिकते हैं, ये सब चीज़ों से हमारे लिए संरक्षण देना चाहिए वन्य जीवों का। इसी के साथ ही हमारा क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 8, जिसका नाम था भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी, इसमें हमने जलवायु के बारे में बेसिक जाना, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए। आने वाले लेक्चरों में हम इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे। और इसके बाद हमने वनस्पति एवं वन्य प्राणी के बारे में भी जाना। इसमें हमने ज़्यादा वनस्पतियों के बारे में भी ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए, जैसे मान लीजिए उष्णकटिबंधीय, सदाबहार वन है, पर्णपाती वन है। तो इस बारे में, क्योंकि इस चैप्टर के हिसाब से हमारे लिए इतना ही पढ़ना था जो महत्वपूर्ण है। आने वाले चैप्टरों में या आने वाले लेक्चरों में हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसी के साथ ही हमारा क्लास 6 जियोग्राफी कंप्लीट हो गया है। अगर आपके लिए ये वाला चैप्टर देख रहे हो तो ठीक है, और आगे वाले चैप्टर यानी जो पीछे वाले चैप्टर वो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।